1738 हाफ होली लॉर्ड स्टेज पर ब्रेक थ्रू। असुरा रोड मास्टर ने अपने पूरे जीवन में युद्ध किए थे। उसकी स्पिरिचुअल पावर और ब्लड लाइफ पावर कितनी विशाल रही होगी। केवल एक ही रक्त बूंद के भीतर समाहित ऊर्जा शक्ति चंद्रमा और तारों के समान थी, जो अनंत दूरियों तक फैली हुई प्रतीत होती थी। ये ब्लड एसेंस की बूंद असाधारण रूप से भारी थी। जब वीर ने इसे अपने हाथों में थामा तो ये हर दिशा में फैलने वाली पारे की बूंद की तरह उसके रोम छिद्रों में समाने लगी और उसके शरीर के भीतर प्रवेश करने लगी। कुछ समय तक वीर का वह शरीर जो दिव्य लोहे की तरह कठोर था, उसमें मानो असीमित जीवन स्पिरिचुअल एसेंस भरने लगी और वह अंतहीन रूप से गुब्बारे की तरह फैलने लगा। उसका मांस और रक्त, उसकी त्वचा, उसके शरीर की हर एक कोशिका, सब कुछ उस विशाल जीवन शक्ति के प्रवाह से उबलने लगा। इस प्रकार का संचारण काफी लंबे समय तक चलता रहा। वीर को केवल यही अनुभव हो रहा था मानो उसकी नसों में पिघला हुआ लावा बह रहा हो। ची ची ची। वीर को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस ब्लड एसेंस की भयानक शक्ति के नीचे उसका स्वयं का मांस और रक्त जलने लगा है। हालांकि यह असुरा ब्लड आग के तूफान की तरह उग्र होने के बावजूद वीर द्वारा इसे अवशोषित किए जाने का कोई विरोध नहीं कर रहा था। अन्यथा यदि यह वीर के शरीर को ही निगलने का प्रयास करता तो भले ही वीर अपनी सारी विधियां लगा देता, फिर भी वह इस एक ही असुरा ब्लड की बूंद का प्रतिरोध करने में असमर्थ रहता। गर्जना। एक गूंजती हुई ड्रैगन की दहाड़ के साथ वीर के पीछे एक सोवरिंग ड्रैगन की छवि प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद एक तीखी फीनिक्स की पुकार पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और उसके पीछे एक फीनिक्स की छवि भी उभर आई। ये वीर के शरीर के भीतर मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स ब्लडलाइन थी। असुरा रोड मास्टर के ब्लड एसेंस की पुकार से ये दोनों ब्लडलाइन उत्तेजित हो उठी थीं। चाहे वह ट्रू ड्रैगन हो या ट्रू फीनिक्स, दोनों ही बड़े होने पर अत्यंत भव्य होली बीस्ट होते थे और यहाँ तक कि एम्पीरियन के समकक्ष भी हो सकते थे। कुछ शाही होली बीस्ट जिनकी ब्लडलाइन अत्यंत दुर्लभ होती थी, जैसे वे फीनिक्स जो 9 बार निर्वाण से गुजरते थे, वे तो ट्रू डिवाइनिटी के स्तर से भी तुलना योग्य माने जाते थे। लेकिन असुरा रोड मास्टर के सामने ट्रू डिवाइनिटी जैसा अस्तित्व भी बिल्कुल कुछ नहीं था। इसी कारण असुरा रोड मास्टर के ब्लड एसेंस की केवल एक ही बूंद वीर के भीतर मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स ब्लडलाइन को पूरी तरह उथल पुथल में डालने के लिए पर्याप्त थी। एक ड्रैगन की गर्जना हुई और एक फीनिक्स की तीखी चीख आसमान को चीरती हुई गूंज उठी। वीर का शरीर विस्फोटक चटकती आवाजें निकालने लगा। जब ये पूरा ब्लड एसेंस वीर के शरीर में प्रवेश कर गया तो उसके भीतर से एक और भी अधिक भयानक और दमनकारी ऑरा प्रकट होने लगा। ये ऑरा असुरा ब्लड की उस बूंद में छोड़े गए असुरा बैटल मार्क के समान था और साथ ही उसमें कुछ अत्यंत रहस्यमय और अतुलनीय नियमों की शक्तियां भी सम्मिलित थीं। नियमों की यह अंतहीन रहस्यमय शक्ति अपने साथ एक आदिम और प्रबल सामर्थ्य लिए हुए थी, जो वीर की त्वचा, मांस और हड्डियों में घुलता चला गया और अंततः उसकी आत्मा की सबसे गहराई तक समा गई। ब्लू स्टोन रोड पर वीर ने असुरा रोड मास्टर द्वारा लड़े गए अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था। उसने भारी मात्रा में ज्ञान और अनुभूतियां प्राप्त की थीं, लेकिन वे सभी बोध अभी भी धुंधले और अस्पष्ट थे, मानो एक ऐसा कोहरा हो जिसे वह भेद नहीं पा रहा था। वीर ने उन अनुभवों का केवल एक सतही स्तर तक ही बोध किया था और अधिकांश नियम ऐसे रहस्य थे जो कोहरे में छिपे हुए थे, जिन्हें वह कुछ समय तक समझ नहीं सकता था। लेकिन अब असुरा ब्लड के भीतर निहित नियमों का गहन अर्थ और युद्ध संबंधी असंख्य बोध सीधे वीर के शरीर में समाहित हो गए। वे अनेक गूढ़ बातें जिन्हें वीर पहले समझ नहीं पा रहा था, उसके मन में चमकने लगी और धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गईं। फट। एक प्रज्वलित फाइटिंग इंटेंट फूट पड़ा और वीर का पूरा शरीर रूपांतरित होने लगा। उसका चेहरा उफनते समुद्र की लहरों की तरह धुंधला हो गया, मानो उसने झिलमिलाती ज्वालाओं का मुखौटा पहन रखा हो। उसके बाल खूनी लाल हो गए और उसका शरीर ऊपर उठने लगा, अधिक ऊंचा और अधिक ठोस बनता चला गया। एक उन्मत्त और असीम हिंसक शक्ति उसके शरीर से फट पड़ा। फट। एक और रहस्यमय शक्ति बाहर की और फूटी। चटचटाती थंडर एनर्जी की धाराएं उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और बिल्कुल काले थंडर आर्मर में परिवर्तित हो गईं, जिसने चमकती थंडर एनर्जी के साथ वीर के शरीर के हर एक इंच को ढक लिया। वीर के चारों ओर लिपटी ये थंडर पावर लाइफ और डेथ के गहन और गूढ़ नियमों के ऑरा को अपने भीतर समेटे हुए थी। उसके पैरों के नीचे की भूमि काले कोयले में बदलने लगी और उसी समय हरी भरी घास ऊपर की ओर फूट पड़ी, जीवन की चमक के साथ झिलमिलाती हुई। फट फट फट। एक गहन और अथाह शक्ति वीर के शरीर से लगातार फूटती चली गई और उसका स्वरूप एक बार फिर बदलने लगा, मानो उसका शरीर रूपांतरण से गुजर रहा हो और वह 10 अरब वर्ष पहले के असुरा के समान बनता जा रहा हो। हर बार जब उसके शरीर से कोई रहस्यमय शक्ति फूटती तो उसका ऑरा, चेहरे की बनावट, स्वभाव, कदकाठी, सब कुछ भी अजीब और गहरे परिवर्तनों से गुजरता। इसी समय आसपास की दुनिया का स्पेस भी इन रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर निरंतर विकृत होने लगा। उसके मन के भीतर असंख्य फाइटिंग टेक्निकें और इन रहस्यमय शक्तियों के उपयोग और परिसंचरण के तरीके एक साथ प्रकट होने लगे और तेजी से वीर की शक्ति को बढ़ाने लगे। ये शक्ति उस शक्ति से बिल्कुल भिन्न थी जिसे उसने पहले कभी प्राप्त किया था। इस समय उसकी शक्ति एक समग्र शक्ति थी।
कुछ फाइटिंग मास्टर्स के लिए फाइटिंग टेक्निकें, अनुभव, गुण, शक्तियों और क्षमताओं का प्रयोग और यहाँ तक कि रिफाइन की गई डिवाइन सोल से बनी फाइटिंग स्पिरिट, इन सभी के लिए लंबे समय तक संचय की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस क्षण वीर पहले ही एक विशाल संचय को प्राप्त कर चुका था। जैसे जैसे उसके शरीर से और अधिक शक्तियां फूटती गईं और जैसे जैसे उसके मन में और अधिक बोध प्रवाहित होते गए, वीर के शरीर से उमड़ती रहस्यमय शक्तियां और भी अधिक प्रबल होती चली गईं। अंततः उसका निरंतर बदलता हुआ चेहरा धीरे धीरे स्थिर होने लगा, यहाँ तक कि उसकी शक्ति और स्वभाव भी अधिक तीक्ष्ण होकर एक स्पष्ट रूप लेने लगा। वीर के पीछे रहस्यमय शक्तियां और नियमों के प्रतीक सघन होकर एक असुरा की छवि में परिवर्तित हो गए। इस असुरा छवि के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं और उसकी प्रत्येक भुजा में एक एक हथियार पकड़ा हुआ था। उसकी सभी आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं और हर एक आंख से एक अजीब और असामान्य शक्ति प्रकट हो रही थी। काली ऊर्जा, दिल को जमा देने वाली हॉट फ्रीजिंग आइस एनर्जी, उग्र प्लाज्मा फायर और चारों ओर गूंजती हुई थंडर पावर। असुरा छवि स्पेस में घूमती रही और धीरे धीरे वीर के शरीर से जुड़ने लगी। इसके बाद वीर के चेहरे पर रहस्यमय कस्सील उभरने लगीं। ये रहस्यमय कस्सील ब्लैक आर्मर वाले युद्ध देवता और ब्लैक असुरा के चेहरे पर मौजूद निशानों के समान थे। इनमें असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी के गहन रहस्य समाहित थे। इसी समय वीर की हड्डियां प्रतीकों की चमक से दमकने लगीं। आकाश और पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की रहस्यमय शक्तियां एकत्र होकर उसके शरीर की त्वचा पर एक कवच के रूप में जमने लगीं। वीर के बाल उन्मत्त रूप से बढ़ने लगे और उसके जोड़ फटने जैसी आवाज़ों के साथ फैलने लगे, क्योंकि उसका शरीर आकार में बढ़ रहा था। इस प्रकार वीर की लंबाई आधा फुट और बढ़ गई। उसकी मांसपेशियां और भी अधिक सघन हो गईं और उसका शरीर कहीं अधिक परिपूर्ण और शक्तिशाली दिखाई देने लगा। असुरा रोड मास्टर के ब्लड एसेंस की शक्ति को उत्तेजित करने के बाद वीर ने एक पूर्ण शारीरिक रूपांतरण का अनुभव किया था। ये है, वीर ने अपनी हथेलियों की ओर देखा। उसकी दोनों हथेलियां कस्सील से ढकी हुई थीं। असुरा ब्लड की शक्ति उसके शरीर के भीतर दहाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक अकल्पनीय सामर्थ्य उसके भीतर उन्मुक्त रूप से उफान मार रहा हो, इतनी विशाल शक्ति की जिसका कोई अंत न हो और जो बाहर फूट पड़ने को आतुर हो। गर्राहट। वीर ने अपना सिर पीछे झुकाया और आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज़ एक अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण दिव्य तलवार के समान थी, जिसने स्पेस को चीर दिया। इस गर्जना के साथ ही पूरी दुनिया मानो कांप उठी। इस क्षण वीर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह फिर से जन्म ले चुका हो। एक भयावह शक्ति वीर के पूरे शरीर में बाढ़ की तरह फैल रही थी। हालांकि असुरा ब्लड की शक्ति पहले ही वीर के मांस और रक्त में घुल चुकी थी, लेकिन वह अभी पूरी तरह से उसके द्वारा आत्मसात नहीं हुई थी। बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि वीर ने इस असुरा ब्लड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अपनी असली शक्ति और क्षमता में परिवर्तित किया था, और इसकी अत्यंत विशाल ऊर्जा अब भी लगातार उसकी ऊर्जा नसों, दिव्य आत्मा और इनर वर्ल्ड में विलीन होती जा रही थी। वीर के चेहरे और शरीर पर उभरे हुए रहस्यमय कस्सील्स अब और भी गहरे रंग के हो चुके थे, जैसे रक्त की धाराएं उसके अंगों पर बह रही हों और वे निरंतर चमकते हुए एक विचित्र ऑरा फैला रहे थे। वीर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर शक्ति की मात्रा इतनी अधिक हो चुकी थी कि वह उसे लगभग संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी भी क्षण उसका शरीर इस अपार शक्ति के दबाव से फट सकता हो। वूश वूश वूश। इसी समय असुरा ब्लड की वह ऊर्जा, जिसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा था, तूफान की तरह वीर के स्प्रिट्सी और इनर वर्ल्ड में टूट पड़ी। यद्यपि यह रक्त की बूंद मूल रूप से केवल एक मोती के आकार की थी, लेकिन वीर का स्प्रिट्सी और इनर वर्ल्ड पूरी तरह से एक उफनते हुए खूनी लाल समुद्र में बदल गया। पहाड़ों जितनी ऊंची खूनी लाल लहरें पूरे विश्व को ढक रही थीं और उन्मत्त होकर हर दिशा में तबाही मचा रही थीं। वीर के स्प्रिट्सी के भीतर स्थित शाइनिंग ब्लू फाइटिंग सोल ने इस प्रहार को सबसे पहले झेला। वह पूरी तरह से इस असुरा ब्लड में डूब गया। भाले के आकार वाला वह फाइटिंग सोल असुरा ब्लड में भीग गई और उबाल खाते हुए कांपने लगी। असुरा ब्लड एसेंस बेतहाशा उस भालेनुमा फाइटिंग सोल में प्रवेश करने लगा। वीर को अपने स्प्रिट्सी के कांपने का अनुभव हुआ और एक तीव्र पीड़ा उसके मस्तिष्क के हर कोने में फैल गई। असुरा ब्लड के भीतर असुरा रोड मास्टर की इच्छा समाई हुई थी। यहाँ तक कि वीर के लिए भी इस इच्छा को सहन करना बिल्कुल आसान नहीं था। फाइटिंग सोल कांप उठी और एक तीखी, स्पष्ट ध्वनि बाहर निकली। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वीर की फाइटिंग सोल इस इच्छाशक्ति की भट्टी में ढलने की प्रक्रिया को सहन नहीं कर पा रही हो और किसी भी क्षण टूट सकती हो। वीर ने दांत भींच लिए और पीड़ा को सहते हुए डटा रहा। वह भलीभांति जानता था कि उसकी शाइनिंग ब्लू फाइटिंग सोल पहले ही छोटी सफलता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और अब बड़ी सफलता की दहलीज को छू रही थी। यदि वह असुरा ब्लड की शक्ति को आत्मसात कर ले और असुरा रोड मास्टर की इच्छाशक्ति की इस तपन को सहन कर ले, तो उसकी शाइनिंग ब्लू फाइटिंग सोल कम से कम बड़ी सफलता के चरण तक अवश्य पहुंच जाएगी। संभव है कि वह सीधे शाइनिंग ब्लू लेवल की परिपूर्णता तक भी पहुंच जाए। और जब वीर असुरा की इच्छा के इस बपतिस्मा को सह रहा था, तभी उसके स्पिरिचुअल कोर से एक दिल दहला देने वाली पीड़ा उठी।
एक खांसी के साथ वह लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने इनर वर्ल्ड की ओर देखते ही वीर का चेहरा बदल गया। इस समय विशाल और उग्र लहरें उसके इनर वर्ल्ड की पर्वत घाटियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। झीलें और नदियां उस अकल्पनीय बाढ़ में पूरी तरह निगल ली गई थीं। आकाश में मौजूद बादल भी इस प्रचंड ब्लड एनर्जी की धाराओं से बहकर मिट चुके थे। ये खूनी लाल सुनामी वीर के इनर वर्ल्ड की सीमाओं की ओर बेकाबू होकर दौड़ पड़ी। वे सीमाएं इस भयावह शक्ति के सामने तुरंत चकनाचूर हो गईं और वीर के इनर वर्ल्ड को लगातार विस्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस क्षण वीर घबराहट से भर उठा। उसके इनर वर्ल्ड की सीमाओं का इतनी तेजी से फैलना इस बात का संकेत था कि वह शीघ्र ही अगले स्तर में प्रवेश करने वाला था। और इस उग्र तथा बेकाबू गति को देखते हुए यदि वीर ने इसे ऐसे ही चलने दिया तो उसके लिए सीधे होली लॉर्ड स्टेज में प्रवेश कर जाना भी संभव था। लेकिन केवल कुछ ही वर्षों पहले वीर हाई क्लास डिवाइन लॉर्ड स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया था। यदि वह सीधे हाफ होली लॉर्ड स्टेज को पार करके होली लॉर्ड स्टेज में कूद जाता तो ये गति अत्यंत तेज और खतरनाक होती। जब कोई फाइटिंग मास्टर फाइटिंग आर्ट के मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे पूरी तरह से परंपरागत और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होता था, क्योंकि फाइटिंग आर्ट्स की राह पर चलना केवल कल्टीवेशन जमा करने का मामला नहीं था। इस रास्ते पर चलते हुए किसी को पवित्र आध्यात्म के नियमों को भी महसूस करना पड़ता था और अपनी फाइटिंग पावर और शक्ति नियंत्रण में महारत हासिल करनी होती थी। कई असाधारण टैलेंट वाले लोग जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को दबा कर रखते थे जब तक कि उनके शरीर में ऊर्जा और अधिक नहीं समा पाती। तभी वे सफलतापूर्वक एक ब्रेक थ्रू करके अगले स्तर में प्रवेश कर पाते। वीर ने हमेशा इसी क्रम का पालन किया। 9वां चरण पार करने के बाद डिवाइन सी स्तर में प्रवेश करने और फिर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक हर कदम उसने बेहद स्थिर और दृढ़ता से बढ़ाया, अपने फाउंडेशन को अधिकतम स्तर तक मजबूत किया। चाहे वह नियमों की समझ हो या फाइटिंग पावर और टेक्निक, वीर ने अपने स्तर के अन्य सभी फाइटिंग मास्टर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब वीर ने अभी हाई क्लास डिवाइन लॉर्ड स्टेज में प्रवेश किया था। यदि वह हाफ होली लॉर्ड स्टेज को छोड़कर सीधे होली लॉर्ड बन गया तो इससे उसकी फाउंडेशन बहुत कमजोर हो जाती। भले ही इससे थोड़े समय के लिए उसकी फाइटिंग पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी होती, लेकिन भविष्य में इससे पुनः संतुलन बनाने के लिए उसे और भी असमान समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। लाभ हानि के मुकाबले बिल्कुल भी उचित नहीं होता। 1739 ड्रैगन स्पीयर। लाभ हानि के मुकाबले बिल्कुल भी उचित नहीं होता। ये सोचते हुए वीर ने दांत काटे। उसने अपने पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करते हुए असुरा रक्त की भयंकर ऊर्जा के उतार चढ़ाव को जबरदस्ती दबाया। ची ची ची। वीर के इनर वर्ल्ड में पावर लाइक गॉड ट्री तेज गति से बढ़ने लगा। उसकी जड़ें फैलती गईं, गहराई में जाकर असुरा रक्त में डूबती और उसकी ऊर्जा को उग्र रूप से अवशोषित करती। शुद्ध ओरिजिन एनर्जी भी वीर के इनर वर्ल्ड में प्रवेश कर गई और असुरा पवित्र आध्यात्म के प्राचीन और जीवंत प्रतीक रच दिए। ये प्रतीक वीर के इनर वर्ल्ड की सीमाओं को मजबूत करते हुए असुरा रक्त को सील करने लगे, बाकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असुरा रक्त इतना शक्तिशाली था कि भले ही वीर पावर लाइक गॉड ट्री और असुरा पवित्र आध्यात्म के प्रतीकों की शक्ति का उपयोग करे, फिर भी इसे पूरी तरह दबाना बेहद कठिन था। असुरा पवित्र आध्यात्म असुरा रक्त को सील कर सकता था, लेकिन जब शक्ति का अंतर बहुत अधिक हो तब वीर द्वारा सील की जाने वाली मात्रा की एक सीमा होती है। फट एक जोरदार धमाके के साथ वीर के इनर वर्ल्ड की सीमाएं फिर से टूटने लगीं। लाल उग्र समुद्र इनर वर्ल्ड की बाधाओं से टकराया, अराजक स्पेस को तेजी से विकसित करते हुए फैलने लगा। यदि यह जारी रहा तो वीर किसी न किसी समय होली लॉर्ड स्टेज तक पहुंच जाएगा। और इनर वर्ल्ड को इस प्रकार क्रूर रूप से विकसित करना भूमि को नष्ट करने के समान था। ये वीर की नींव को तबाह कर देता। इस महत्वपूर्ण क्षण में वीर ने फिर से जोर से चीखा। उसके सिर के ऊपर एक काला स्पेस फटने लगा और एक रहस्यमय चमकती तारों की रोशनी नदी की तरह गिरने लगी, जो वीर के पूरे शरीर पर बह रही थी। उसके सिर के ऊपर 9 चमकते हुए सितारे प्रकट हुए। वीर भली भांति जानता था कि केवल एनर्जी गैदरिंग प्रणाली की शक्ति पर निर्भर रहना अब असुरा रक्त की भयंकर शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे अब फिजिकल ट्रेनिंग प्रणाली की शक्ति का उपयोग करना होगा। मानवता के स्पिरिचुअलिटी पैलेस के 9 सितारों को पवित्र आध्यात्म ने अनुमति नहीं दी थी। हर बार एक स्तर में ब्रेक थ्रू करने के लिए विशाल मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। वीर ने अपने ऊपर आकाश के 9 सितारे बुलाए, क्योंकि वह असुरा रक्त को रोकने और नियंत्रित करने के लिए स्पिरिचुअलिटी पैलेस के 9 सितारों का उपयोग करना चाहता था। चूंकि असुरा रक्त अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, वीर इसे पवित्र आध्यात्म की शक्ति से नियंत्रित करने के लिए कड़ा संघर्ष करने लगा। ची ची ची। वीर का पूरा शरीर पारे जैसी चमकती रोशनी में डूब गया। उसकी फिजिकल पावर तेजी से ऊपर उठने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पर्पल टेम्पल स्पिरिचुअलिटी पैलेस और हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस खोल दिए। सितारों की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने असुरा रक्त के समुद्र जैसी उग्र तरंगों को जबरदस्ती फाड़ दिया। सितारों की शक्ति की तेजी के नीचे उबलते लाल तरंगें 9 लाल स्तंभों में बदल गईं, जो हवा में जैसे खूनी ड्रैगनों की तरह उठीं। वीर के इनर वर्ल्ड से उसके रक्त और मांस में बहती हुई बाहर निकलीं।
9 ऊर्जा की तरंगें लगातार वीर के शरीर में 9 स्पिरिचुअलिटी पैलेस में समाहित हो रही थीं। इन 9 स्पिरिचुअलिटी पैलेस में केवल पर्पल टेम्पल और हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस पूरी तरह खुल चुके थे। अन्य स्पिरिचुअलिटी पैलेस का केवल प्रारंभिक रूप ही तैयार हुआ था। एक समय के लिए वीर के शरीर के 9 बिंदुओं से एक अंधाधुंध चमकती रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी असुरा रक्त की शक्ति के साथ मिलकर खूनी लाल रंग में बदल गई, एक मंत्रमुग्ध और मोहक दृश्य बनाते हुए। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीर का शरीर स्वयं एक तारा बन गया हो। स्पिरिचुअलिटी पैलेस के 9 सितारे, विशेषकर वे 7 पैलेस जो अभी तक नहीं खुले थे, जैसे गहरी और अज्ञात खायों की तरह असुरा रक्त की शक्ति को खींच रहे थे। जब उग्र लाल समुद्र इन बिंदुओं में प्रवेश करता, ये बिना किसी निशान के गायब हो जाता। वीर के इनर वर्ल्ड पर दबाव अचानक हल्का हो गया। उसके इनर वर्ल्ड में 9 स्पिरिचुअलिटी पैलेस होने वाले क्षेत्रों ने चमकना शुरू किया। 7 अभी तक न खुले स्पिरिचुअलिटी पैलेस वास्तव में हल्की चमक के साथ 7 उज्ज्वल लाल प्रारंभिक रूपों में बनने लगे। ये प्रारंभिक स्पिरिचुअलिटी पैलेस अलौकिक और धुंधले थे। असुरा रक्त की भयंकर शक्ति के साथ मिलकर वे हल्के हल्के असुरा नियमों की भयंकर और भौतिक ऑरा लेकर आए। यह अवशोषण की प्रक्रिया लगातार 3 दिनों तक जारी रही। इस दौरान वीर का मन अत्यंत तनाव में था। उसने असुरा पवित्र आध्यात्म के नियमों और सितारों की शक्ति का उपयोग करते हुए असुरा रक्त की भयावह ऊर्जा को अपने शरीर के साथ स्पिरिचुअलिटी पैलेस में जीवन देने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा वीर की फाइटिंग सोल लगातार असुरा की इच्छाशक्ति की तपन को सहन कर रही थी, निरंतर मजबूत और विकसित होते हुए। बिना ध्यान दिए वीर की फाइटिंग सोल लगातार अधिक चमकदार होती गई, जैसे नीला हरा नीलम चमकने लगा, और उसके शरीर में 7 प्रारंभिक स्पिरिचुअलिटी पैलेस धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। चारों ओर एक धुंधली रक्त धुंध दिखाई दे रही थी, जिसमें भयानक ब्लड एनर्जी समाहित थी। जब असुरा रक्त की अंतिम बची हुई शक्ति अवशोषित हो गई, वीर ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर नीचे गिर रहा है और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। फिर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। 3 दिन और 3 रात तक अपनी शक्ति का उपभोग करने के बाद वीर ने पूरी तरह अपने शरीर, ऊर्जा और आत्मा को हद से ज्यादा खपा दिया था, जिससे वह सुस्ती और लगभग अचेतन स्थिति में था। अब वह अंततः गहरी नींद में चला गया। अज्ञात समय तक सोने के बाद वीर ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। उसने खुद को सहारा देते हुए उठाया और अपने हाथों और शरीर की ओर देखा। उसके शरीर पर ढके हुए रहस्यमय कज़मार्क पहले से गायब थे। हालांकि वे गायब नहीं हुए थे, बल्कि वीर के रक्त और मांस में छिप गए थे। जब भी वीर असुरा की शक्ति बुलाएगा, ये कज़मार्क सक्रिय हो जाएंगे और फिर से उसके शरीर पर प्रकट होंगे। इन कज़मार्कों के माध्यम से वीर असुरा नियमों की शक्ति का बेहतर उपयोग कर सकता था और उसकी फाइटिंग सोल एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। वीर भी अपनी मूल ऊंचाई पर लौट आया और उसके शरीर के ऊपर उभरे कवच जैसे स्कल गायब हो गए। सिर्फ उसके रूप को देखकर कोई अंतर नहीं था, जैसे उसने अभी अभी असुरा रक्त को अवशोषित किया हो। लेकिन वीर जानता था कि उसकी शक्ति ने एक समग्र छलांग लगाई थी। क्योंकि वीर ने अपनी कल्टीवेशन को जबरदस्ती दबाया था, इसलिए उसकी शक्ति केवल एक छोटे चरण तक ही बढ़ी थी और वह हाफ होली लॉर्ड स्टेज तक पहुंच गया। हाई क्लास डिवाइन लॉर्ड स्टेज से हाफ होली लॉर्ड तक पहुंचने में वीर ने केवल कुछ वर्ष ही लगाए। यद्यपि यह गति अभी भी बहुत तेज थी, लेकिन ये केवल एक छोटे चरण का अंतर था। अपनी फाउंडेशन को हुए नुकसान की भरपाई करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। जहां तक उसकी फाइटिंग सोल की बात है, असुरा इच्छाशक्ति की तपन के नीचे उसने अंततः साइनिंग ब्लू लेवल के छोटी सफलता के चरण को तोड़ दिया और साइनिंग ब्लू लेवल के बड़ी सफलता के चरण तक पहुंच गया, यहां तक कि साइनिंग ब्लू लेवल की परिपूर्णता के करीब भी पहुंच गया। और सबसे ऊपर वीर की सबसे बड़ी समझ उसके शरीर के 9 स्पिरिचुअलिटी पैलेस थे। पर्पल टेम्पल और हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस असुरा रक्त द्वारा पोषित होने के बाद हल्की लाल रोशनी से ढक गए थे। वे ऐसे थे जैसे गहरे रक्त में भिगाए गए रूबी। बाकी 7 स्पिरिचुअलिटी पैलेस में केवल प्रारंभिक रूप ही प्रकट हुए थे, वे वास्तव में नहीं खुले थे। लेकिन भविष्य में यदि वीर इन्हें खोलने के लिए औषधियों का उपयोग करे, तो इन्हें खोलना वास्तव में बहुत आसान होगा, और जब वह इन्हें खोलेगा तो ये स्पिरिचुअलिटी पैलेस और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। वीर ने गहरी सांस ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह अपने शरीर में समाहित एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था, जिसे वह जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहता था। असुरा रक्त को अवशोषित करने के बाद वीर की शक्ति ने एक उच्चतर विकास पूरा कर लिया था। लेकिन क्योंकि इतनी भयानक शक्ति वीर के स्पिरिट सी, इनर वर्ल्ड और 9 स्पिरिचुअलिटी पैलेस में प्रवेश कर गई थी, उसका शरीर इन सभी परिवर्तनों के साथ तुरंत तालमेल नहीं बिठा सका। इससे वीर के ऑरा में कुछ अस्थिरताएं उत्पन्न हुईं। साथ ही यह पावर लाइक गॉड फोर्स, ग्रैंड मिस्ट एनर्जी, डिवाइन सील आर्ट की कल्टीवेशन से विकसित ब्लैक होल और असुरा पवित्र आध्यात्म के ऑरा के साथ मिश्रित हो गए थे। यदि वीर वास्तव में इन सभी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित और एकीकृत करना चाहता है, तो सबसे तेज तरीका ये होगा कि वह युद्ध करे। एक उच्च तीव्रता वाले युद्ध में जहां वह अपनी फाइटिंग पावर को सर्वोच्च प्रदर्शन के साथ निखार सके, तभी ये सभी शक्तियां पूरी तरह से एक साथ मिल जाएंगी।
ये सोचते हुए वीर की आंखों से एक शानदार जलती हुई युद्ध भावना फूट पड़ी। बड़े कदमों से वह आगे बढ़ा, अंतिम परीक्षा के चौथे स्तर की ओर बढ़ते हुए। आसमान धूसर और धुंधला था, जैसे यह अनंत काल से हमेशा की सांध्यावस्था में मौजूद हो। आकाश में 9 गहरे खूनी लाल सूरज उच्च और धुंधले झूल रहे थे, हल्की गर्मी छोड़ते हुए। धरती के एक किनारे पर प्रचंड गर्म हवाएं चल रही थीं। हवाएं घूमती और चिल्लाती हुई धरती को काला कर रही थीं। धरती वीरान और उजाड़ थी। दूर दूर तक गहरी लाल पहाड़ियां गर्मी में मुड़ी हुई दिखाई दे रही थीं, हवा में लहराती आग की तरह विकृत। धरती के दूसरे किनारे पर बर्फ और हिम से ढका एक विश्व था। जंगल, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, सब कुछ बर्फ में लिपटा हुआ था। ये बर्फ का संसार था, एक ठंडी और उदास सकार ठंड जो सब कुछ भेद रही थी। जलती गर्मी और जमती ठंड, इन दोनों पक्षों का यह अलगाव इस अजीब भूमि में स्पष्ट था, साथ ही वे एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे। ये दृश्य अजीब और अद्भुत था। बर्फीले मैदानों के भीतर से एक कांपती हुई सरकती आवाज आई। दूर आसमान के किनारे पर एक सिल्वरी रंग के पर्वत जैसा कुछ उभरा। करीब से देखने पर यह पता चला कि यह एक असाधारण विशाल सिल्वरी रंग का अजगर है जो तेजी से गोल क्षेत्र पर सरक रही थी। जैसे ही यह आगे बढ़ा, इसने हिमखंडों को तोड़ दिया, बर्फ की चादरों में विशाल दरारें छोड़ते हुए। और इस सिल्वरी अजगर के सिर के ऊपर खड़ा था डिवाइन स्पेस का तीसरा क्राउन प्रिंस। उसका व्यक्तित्व अब भी गर्वित और अभिमानी था, सभी पर तिरस्कार से नजर डालते हुए। केवल फर्क इतना था कि उसके सिर पर ड्रैगन क्राउन तिरछा था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे, जैसे उसने एक विशाल संहार युद्ध झेला हो, और यह प्रक्रिया भी आसान नहीं रही थी। डिवाइन स्पेस क्राउन प्रिंस के पीछे सघन रूप से उड़ते हुए 2 लोग थे। एक ड्यूक फुलमून और दूसरा एक युवा युवक था, जिसकी कड़ी मांसपेशियां उसके शरीर को ढक रही थीं और उसकी आंखों में तीव्र प्रकाश फूट रहा था। यह अन्य युवक अपने शरीर पर गहरे निशानों से भरा था, जो कुछ काले ऊर्जा से सने हुए थे, जैसे उसे किसी रहस्यमय कस पावर ने मारा गया हो। ड्यूक फुलमून के पास भी पुराने समय की मुस्कान नहीं थी। उसकी एक भान आधी फटी हुई थी और चेहरा डरावना लग रहा था। अंतिम परीक्षा के चौथे स्तर में प्रवेश करने के बाद कठिनाई फिर से भयानक रूप से बढ़ गई। उत्कृष्ट फाइटिंग मास्टर्स की एक टीम भी अगर सावधान नहीं रही तो खतरे में पड़ सकती थी। इन भूमि में भूत, दुष्ट जातियां और सभी प्रकार के राक्षसी जीव थे, जिनमें से सभी की शक्ति वर्ल्ड किंग और उससे ऊपर की थी। इसलिए कुछ परीक्षार्थी ने जो गेट ऑफ रूल्स पार कर चुके थे, वे चौथे स्तर में लौटने से पहले ही तीसरे स्तर पर वापस आ गए, भले ही वे जानते थे कि चौथे स्तर में भाग्य के अवसर प्रचुर थे। वे इस श्रापित भूमि में और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। तीसरे स्तर पर लौटने का मतलब उनके लिए यह था कि अंतिम परीक्षा उनके लिए समाप्त हो गई। जहां तक ड्यूक फुलमून और डिवाइन स्पेस क्राउन प्रिंस की टीम का सवाल था, वे शक्ति और शक्ति का संघ थे। फिर भी चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने ठंडी और निर्दयी लड़ाइयों का सामना किया। महामहिम क्राउन प्रिंस, वहां एक असामान्य ऑरा है, ड्यूक फुलमून ने संदेह के साथ कहा और दूर किसी ऐसे स्थान की ओर देखा जहां बर्फ और आग मिल रही थी। उस क्षेत्र में उसने एक दैवीय ऑरा महसूस किया जो आकाश तक उठ रहा था। क्राउन प्रिंस के बगल में खड़ा एक लंबा और युवा युवक एक अजीब नक्शा निकालता है जिसे जोड़ा गया था। नक्शा घने भूभाग को रंगीन रेखाओं से चित्रित कर रहा था। ये डिवाइन वॉइड किंगडम द्वारा प्रदान किया गया अंतिम परीक्षा की दुनिया का नक्शा था। सच्चाई ये थी कि इस नक्शे को केवल संदर्भ के लिए उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं था, क्योंकि चौथे स्तर की दुनिया धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी की शक्तियों से निर्मित थी। इन प्रत्येक तत्वीय भूमि में दुर्लभ और अनमोल ट्रेजर छिपे हुए थे, और समय समय पर ये तत्वीय क्षेत्र अपने स्थान बदलते और परिवर्तित होते रहते थे। इसलिए हर बार जब यह अंतिम परीक्षा होती, वहां आने वाले खतरे और मिलने वाले भाग्य अवसर अलग अलग होते। अगर वे अब इस मानचित्र को पूरी तरह से जोड़ने और तैयार करने में बहुत समय और प्रयास लगाते, तो अगली अंतिम परीक्षा में यह मानचित्र केवल 20 से 30% तक ही कारगर होता। लंबे और युवा युवक ने कंठ सिकोड़ते हुए कहा, महामहिम क्राउन प्रिंस ड्यूक फुलमून, जैसे जैसे हम चौथे स्तर में और गहराई में उतरेंगे, खतरों की संख्या और तीव्रता बढ़ती जाएगी। हमारी टीम अब चौथे स्तर में पहले से काफ़ी अंदर है। अभी अभी हुई लड़ाइयों में हमें संघर्ष का सामना करना पड़ा और कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। ड्यूक फुलमून जिस क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, वह और भी गहरी जगह है, और अगर हम वहां जाएं तो हमें और भी अधिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति चौथे स्तर की जितनी गहराई में जाता, उतने ही अधिक खतरे सामने आते, लेकिन उसी अनुपात में मिलने वाले भाग्य अवसर और भी मूल्यवान होते थे। चौथे स्तर के मध्य तक पहुंचने वाली कई टीमों के सदस्य विभिन्न खतरों के कारण मारे गए थे। कई टीमें केवल चौथे स्तर के मध्य तक पहुंची और वहीं ठहर गईं, 5वें स्तर के प्रवेश द्वार के खुलने का इंतजार करती हुई। लगभग हर स्थिति में 5वें स्तर का प्रवेश द्वार चौथे स्तर के मध्य में प्रकट होता। 1740 ड्रैगन की डिमोनिक पावर। लगभग हर स्थिति में 5वें स्तर का प्रवेश द्वार चौथे स्तर के मध्य में प्रकट होता। इसके आगे का क्षेत्र खजानों और भाग्य अवसरों से भरा होता, लेकिन हर इंच भूमि में घातक और मारक शक्ति व्याप्त होती।
शक्तिशाली योद्धा आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कमजोरों को हार माननी पड़ती थी। इस अंतिम परीक्षा में केवल कुछ ही टीमें इतनी हिम्मत करती थीं कि वे चौथे स्तर की गहराई तक जाएं। और डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस की टीम उन्हीं में से एक थी। डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ने लाभ और हानि का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। धन और महिमा हमेशा खतरे के साथ आते हैं। ऐसे दुर्लभ भाग्य अवसर सामान्य नहीं होते। जब यह अद्वितीय अवसर उनके सामने रखा गया तो पीछे हटना असंभव था। कुछ क्षण सोचने के बाद डिवाइन वॉइड तीसरे क्राउन प्रिंस ने गंभीर स्वर में कहा, फाइटिंग आर्ट के मार्ग में कल्टीवेशन का अर्थ है हर कदम पर आकाश और नियति के साथ संघर्ष करना। कई लोग भाग्य अवसर खोजने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और अगर हमारे सामने एक दुर्लभ भाग्य अवसर रखा है और हम उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम फाइटिंग आर्ट के मार्ग पर कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं? चलो जाकर इसे भली भांति देखें। जैसे ही डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ने ये कहा, उसकी आंखों से तेजस्वी और चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसने उस दिशा की ओर दृष्टि डाली जहां विशाल ऑरा प्रकट हो रहा था, और अपना हाथ दृढ़ता से बाहर की ओर इंगित किया। उसके पैरों के नीचे सिल्वरी अजगर एक अत्यंत बुद्धिमान प्राणी थी, जो अपने स्वामी के विचारों और भावनाओं में हलचल महसूस कर सकता था। एक गहरी दहाड़ के साथ जैसे ही सिल्वरी अजगर तेजी से आगे बढ़ा, उसकी विशाल उपस्थिति ने हवा को चीर दिया और एक तीव्र सीटी जैसी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजी। अनगिनत पर्वत चोटियां कुचल गईं और बराबर संख्या में नदियां अजगर के विशाल शरीर के नीचे कट गईं। ड्यूक फुलमून और युवा युवक ने अपनी गतिशील टेक्निकों का उपयोग किया और तुरंत उसके पीछे सघन रूप से उड़ते हुए अनुसरण किया। उस युवा युवक का नाम जाकिर था, और उसका मजबूत और हष्टपुष्ट शरीर और तीव्र दृष्टि उसे बेहद भयानक और चुनौतीपूर्ण बना रही थीं। उन दोनों में ड्यूक फुलमून एक वर्ल्ड किंग था और जाकिर हाफ वर्ल्ड किंग था। हालांकि जाकिर में अभी भी वर्ल्ड किंग के बराबर फाइटिंग पावर मौजूद थी। 15 मिनट के बाद सिल्वरी अजगर की गति धीमी पड़ गई। वे आखिरकार रुक गए, एक काले, फट चुके और जली हुई भूमि के सामने। इस भूमि के ऊपर से एक विशाल और अजेय ऑरा फैल रहा था। स्पेस में जमती हुई ठंड और जलती हुई आग की शक्तियां एक पर्वत जैसे बिल्कुल ब्लैक पत्थर के चारों ओर घूमती और गर्जन करती हुई दिखाई दे रही थीं। ये पत्थर आकार में वर्गाकार था और इसके चारों ओर रहस्यमय विशाल प्रतीक तैरते और चमकते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस सिल्वरी अजगर की पीठ पर ऊंचे खड़े हुए, उन्होंने देखा कि इस विशाल वर्गाकार पत्थर के शीर्ष पर बिल्कुल केंद्र में एक ट्रू ड्रैगन था। ये ट्रू ड्रैगन बिल्कुल काला था और केवल 10 फीट लंबा था। डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ने इससे पहले कभी इतना छोटा ट्रू ड्रैगन नहीं देखा था। इसका शरीर पूरी तरह से स्केलों से ढका हुआ था और यह स्पेस में गर्जन कर रहा था। इसकी गहरी काली आंखों की चमक बिजली जैसी तेज और तीक्ष्ण थी। इसके चारों ओर रक्त और मृत्यु का गहन वातावरण व्याप्त था। डिवाइन वॉइड किंगडम का तीसरा क्राउन प्रिंस चौंक गया। यहाँ ड्रैगन क्यों था? अंतिम परीक्षा का रहस्यमय क्षेत्र पहले ही 10 अरब वर्षों से मौजूद था। इतनी लंबी अवधि तक एक ब्लैक ड्रैगन का जीवित रह पाना असंभव था। ऊपर से ये ब्लैक ड्रैगन केवल 10 फीट लंबा था, ये सोचने योग्य भी नहीं था। केवल डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ही नहीं, बल्कि ड्यूक फुलमून और जाकिर भी पूरी तरह स्तब्ध थे। वे एक दूसरे की ओर देखा और फिर ब्लैक ड्रैगन की ओर। लेकिन जब उन्होंने फिर देखा तो दृश्य बदल चुका था। अब वहां कोई ब्लैक ड्रैगन नहीं था। काले पत्थर के केंद्र में स्पष्ट रूप से एक काला लंबा भाला था जो पत्थर में गड़ा हुआ था। ये भाला व्यापक और शुद्ध मॉन्स्टर पावर से ढका हुआ था। मॉन्स्टर पावर इकट्ठा होकर ब्लैक ड्रैगन की भव्य छवि में बदल गई थी, जो हवा में नृत्य कर रही थी। ये भाला 10 फीट लंबा था और इसका काला शाफ्ट बर्फीली धातु जैसी चमक से चमक रहा था। भाले का सिरा पत्थर के केंद्र में गड़ा हुआ था, इसलिए उसे पूरी तरह देख पाना असंभव था। लेकिन भले ही यह काले पत्थर में गड़ा था, फिर भी यह अनुभव किया जा सकता था कि यह अत्यंत तीक्ष्ण था, मानो ये पूरे स्पेस को चीर सकता हो। 1 लाख फीट की दूरी से भी ऐसा लगता था कि भाले का नुकीला सिरा उनके सिर के ऊपर लटका हुआ है, किसी भी क्षण नीचे गिरकर उन्हें धूल में बदल सकता है। यह अनुभव हृदय की धड़कन बढ़ा देता था। ये डिवाइन वॉइड किंगडम का तीसरा क्राउन प्रिंस स्तब्ध रह गया। क्या अभी अभी देखा गया ब्लैक ड्रैगन केवल एक भ्रमपूर्ण छवि थी? क्या उन्होंने उस ड्रैगन के आकार की मॉन्स्टर एनर्जी को असली ब्लैक ड्रैगन समझ लिया था? अगर किसी एक ने गलत देखा होता तो इसे स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन सभी तीनों ने गलत देखा। यह असामान्य था। जैसा कि कहा जाता है, डिवाइन स्पीयर जैसे ड्रैगन। क्या हो सकता है कि यह भाला वास्तव में ड्रैगन के आकर्षण को समेटे हुए था, इसलिए पहली नज़र में उन्होंने इसे ट्रू ड्रैगन समझ लिया। यह एक दिव्य भाला है। मुझे डर है कि इसका दर्जा शायद एक एम्पीरियन स्प्रिट ट्रेजर से भी ऊपर हो सकता है। डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी सांस कुछ तेज और भारी हो गई। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अगर वीर यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि यह काला भाला वास्तव में वही था जो ब्लैक असुरा ने गेट ऑफ रोज में धारण किया था, और यह ड्रैगन भाले से अत्यंत समान था।
अगर ऐसा है तो इस भाले का महत्व सामान्य से परे था, असाधारण ही था। हाँ, इस भाले को पाना महामहिम के लिए एक महान भाग्य है और हमारे लिए भी एक असाधारण भाग्य। जाकिर ने टुकड़ों में जुड़े हुए नक्शे को पकड़ा और उसके शरीर की सभी मांसपेशियां बाहर की ओर फूली हुई नजर आने लगीं। ड्यूक फुलमून ने भी एक घूंट निगल लिया, आखिरकार वह भी एक स्पीयर मास्टर था। हालांकि उसे पूरी तरह पता था कि जब डिवाइन वॉइड किंगडम का तीसरा क्राउन प्रिंस उसके ठीक पास खड़ा है तो ऐसी चीज पाने की बारी उसकी नहीं होगी। फिर भी वह बाद में इसका थोड़ा लाभ उठा सकता था। और वास्तव में तीसरे क्राउन प्रिंस ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस भाले का अकेला स्वामित्व नहीं लूंगा। आखिरकार मेरा हथियार भाला नहीं है। मैं इस भाले को हमारे डिवाइन वॉइड किंगडम को समर्पित करूंगा और इसके बदले हमें अपार धन और पुरस्कार मिलेंगे। डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस भावनाओं और विचारों को संभालने में निपुण था। वह अपने अधीनस्थों के दिल के साथ ऐसा मूर्खतापूर्ण विश्वासघात नहीं करता। महामहिम, मुझे इसे आपके लिए लेने दें, जाकिर उत्साहित होकर बोला। सावधान रहना, डिवाइन वॉइड तीसरे क्राउन प्रिंस ने सिर हिलाया। जाकिर ने अपने हृदय की उत्तेजना को दबाया और हवा में उड़ गया। 1000 फीट आगे बढ़ने के बाद वह आकाश में ऊंचा रुक गया। काले भाले की ओर देखकर उसने अपने स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट किया और 2 खूनी लाल कठपुतलियों को बाहर निकाला। ये कठपुतलियां वर्ल्ड किंग स्तर के पपेट मास्टर द्वारा बनाई गई थीं, और यदि इन्हें किसी फाइटिंग मास्टर ने कठपुतली टेक्निकों में निपुण होकर संभाला तो ये हाई क्लास डिवाइन लॉर्ड स्तर की शक्ति तक दिखा सकती थीं। अंतिम परीक्षा में हाई क्लास डिवाइन लॉर्ड स्तर की कठपुतली का युद्ध में कोई खास महत्व नहीं था, ये सीधे लड़ाई में ज़्यादा काम की नहीं थीं। लेकिन मार्ग का पता लगाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करना अत्यंत उपयोगी कहा जा सकता था। जाकिर ने अनुमान लगाया कि यह ब्लैक ड्रैगन भाला आसानी से नहीं मिल पाएगा। अपने स्तर तक पहुंचने के लिए वह मूर्ख नहीं था। अगर वह इस महान ट्रेजर को लापरवाही से लेने की कोशिश करता तो वह खुद को मृत्यु के हवाले कर देता। इसलिए पहले कठपुतलियों का उपयोग करके मार्ग का पता लगाना सबसे उचित योजना थी। वूश वूश, दोनों कठपुतलियां ब्लैक ड्रैगन भाले की ओर उड़ीं, एक दाईं और एक बाईं। जैसे ही कठपुतलियां भाले के पास पहुंची, भाले के चारों ओर इकट्ठी मॉन्स्टर एनर्जी उग्र और हिंसक हो गई। मॉन्स्टर एनर्जी एक काले ड्रैगन के छवि रूप में बदल गई और दोनों कठपुतलियों की ओर टूट पड़ी। एक ही पल में दोनों कठपुतलियां भस्म हो गईं। जाकिर चौंक गया, वह तुरंत कई कदम पीछे हट गया। वास्तव में ये भाला आसानी से लेने वाला नहीं था। उसे इसे पाने के लिए किसी और तरीके का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही वह किसी अन्य उपाय के बारे में सोचने में डूबा, उसकी रंगत तुरंत बदल गई। वह खाली आंखों से देखता रहा कि भयानक मॉन्स्टर एनर्जी ने दोनों कठपुतलियों को पिघला दिया और फिर उनके मास्टर की ओर इतनी गति से बढ़ी मानो इसकी अपनी बुद्धि और चेतन हो। ये ड्रैगन के आकार की काली ऊर्जा अपने असली दुश्मन को पहचानने और उसका स्थान पता लगाने में सक्षम थी। जाकिर का चेहरा तुरंत बदल गया और वह जल्दी से पीछे हटने लगा। लेकिन वह ब्लैक ड्रैगन बहुत तेज था। हालांकि इसका शरीर केवल 10 फीट लंबा था, ये हवा में काली बिजली की तरह झपट पड़ा और तुरंत जाकिर को पीछे छोड़ दिया। जाकिर जोर से दहाड़ा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक भारी तलवार निकालकर आने वाले ब्लैक ड्रैगन पर वार किया। जाकिर की कल्टीवेशन ड्यूक फुलमून जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन टैलेंट के मामले में वह थोड़ा श्रेष्ठ था। अन्यथा अंतिम परीक्षा में उसका स्थान प्राप्त करना असंभव होता। जैसे ही उसकी भारी तलवार नीचे की ओर गिरी, उसकी स्पिरिचुअल पावर समुद्री लहर जैसी उफनकर बाहर निकली। लेकिन वह ब्लैक ड्रैगन छवि इसे नज़रअंदाज कर गया। यह उस स्पिरिचुअल पावर के समुद्र में घुसा और उसे चीर दिया। ब्लैक ड्रैगन न केवल नहीं गिरा, बल्कि उसने जाकिर की सारी शक्ति निगल ली। कुछ समय के लिए जाकिर का मन पूरी तरह डर से भर गया। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ और एक काले लाल दिव्य प्रतीक को बाहर निकाला, लेकिन ब्लैक ड्रैगन की छवि बहुत तेज थी। जाकिर के प्रतीक को एक्टिवेट करने से पहले ही उसने उसे काट लिया। ची ची ची, ब्लैक ड्रैगन की छवि अनगिनत खून भरी काली ऊर्जा की लकीरों में बदल गई। ये जाकिर के कान, नाक और उसके शरीर के हर इंच में घुस गई। काफी समय तक जाकिर का शरीर बुरी तरह हिलता रहा क्योंकि काली ऊर्जा उसे भर रही थी। उसका मूल रूप से लंबा और मजबूत शरीर धीरे धीरे झड़ने लगा। जाकिर, जो कुछ अभी हुआ वह एक पल में ही घट गया था। डिवाइन वॉइड किंगडम के क्राउन प्रिंस का चेहरा पीला पड़ गया। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इस डरावने माहौल में उसने सांस लेने या मुड़कर भागने की भी हिम्मत नहीं की, ताकि वह उस भयानक ब्लैक ड्रैगन को सतर्क न कर दे। धत्तेरी, डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ने अपने जबड़े कस लिए, लेकिन वह कुछ भी करने में असहाय था। वह केवल अपनी सांस रोक सकता था और अपने ऑरा को दबाकर रख सकता था ताकि ब्लैक ड्रैगन उसे पहचान ना पाए। कुछ समय बाद टूटी हड्डियों का ढेर, झुर्रीली त्वचा का खोल और एक दिव्य प्रतीक जो अभी निकाला गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ था, हवा से गिरने लगे। ये देख ड्यूक फुलमून खुद को कांपने से रोक नहीं सका। उसके हाथ पहले ही ठंडे पसीने से तर थे।
सौभाग्य से उसने काले भाले को लेने की कोशिश नहीं की थी, वरना उसका भाग्य भी बहुत बेहतर नहीं होता। वह जाकिर से थोड़ा ही अधिक ताकतवर था और उसके पास प्रयोग करने योग्य चीज़ों की संख्या बहुत सीमित थी। जैसे जैसे हवा में ब्लैक ड्रैगन की छवि ने जाकिर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड पावर निगल ली, वह और भी जीवंत दिखाई देने लगा। ये बार बार दहाड़ा, इसकी ठंडी और कठोर पुतलियों में लालची चमक झलक रही थी। ये डिवाइन वॉइड किंगडम के थर्ड क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुलमून को घूर रहा था। छवि की दृष्टि में फंसे ड्यूक फुलमून और डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस को ऐसा लगा जैसे वे बर्फ के समुद्र में गिर गए हों। जाकिर मर चुका था और वे केवल बेबस होकर देखते रह गए, न तो उसकी मदद कर सकते थे और न ही भाग सकते थे। जिस गति से उन्होंने ब्लैक ड्रैगन छवि को अपनी आंखों से देखा, यदि उन्होंने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई भी, तब भी वे इसकी गति के 30% से अधिक नहीं हो सकते थे। वे एक पल में ही पीछे छोड़ दिए जाते। उनके सबसे बड़े डर का कारण यही था कि ब्लैक ड्रैगन छवि उन्हें खोज ले। और अब जब ब्लैक ड्रैगन छवि ने उन्हें देखा, दोनों का चेहरा पीला पड़ गया और मन हिल गया। फिर भी वे एक कदम भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब ब्लैक ड्रैगन छवि ने डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुलमून को 15 मिनट तक घूरा और दोनों पसीने से तरबतर हो गए, तब जाकर उसने अपना दांत पीछे खींचा और विशाल पत्थर की ओर उड़कर लौट गया। ब्लैक ड्रैगन भाले में मिलकर दृष्टि से गायब हो गया। तब जाकर डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुलमून लंबी राहत की सांस ले सके। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी ताकत उनके अंगों से निकल गई हो और वे थके हारे, कमजोर और डगमगाते हुए खड़े थे। उनके कपड़े भी गीले हो गए थे। यह अनुभव किसी भीषण युद्ध से कम नहीं था। उनके लिए ये छोटा सा 15 मिनट का समय पूरे साल जितना लंबा महसूस हुआ। कितना भयानक, ड्यूक फुलमून ने कांपती आवाज में कहा। जब सच्चे और अनिवार्य मौत के खतरे का सामना होता है तो एक फाइटिंग मास्टर की प्रतिक्रिया साधारण मनुष्य से ज़्यादा बेहतर नहीं होती। कितनी भारी मॉन्स्टर एनर्जी। अब मुझे समझ में आया कि यह मॉन्स्टर एनर्जी कैसे बनी। शायद उस ब्लैक ड्रैगन छवि ने बहुत से लोगों की हत्या की और इन लोगों की घृणा, द्वेष और अन्याय इकट्ठा होकर इतनी भारी मॉन्स्टर एनर्जी में बदल गया। वह ब्लैक ड्रैगन छवि शायद एक आर्टिफैक्ट स्प्रिट हो। जब हमने पहली बार ड्रैगन स्पीयर को नहीं देखा और ब्लैक ड्रैगन को देखा, वह शायद कोई भ्रम नहीं था। बस उस अल्प समय में ब्लैक ड्रैगन ने खुद को भाले में छिपा लिया, इसलिए हमने उसे ड्रैगन भाले के रूप में लिया। ये साथ ही शायद जानबूझकर भाले में छिपा था ताकि हम अपनी सतर्कता कम करें और नज़दीक आएं। ये हमारा रक्त और मांस अपना भोजन बनाने के लिए चाहता है। कितना चालाक प्राणी। इन वर्षों में कौन जानता है कि कितने असाधारण योद्धाओं की हत्या इसने की होगी। उनका रक्त इसे लगातार पोषण देता रहा। इसने अनगिनत शक्ति का सेवन किया होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने हमें स्पष्ट रूप से देख लिया, फिर भी जबकि यह मांस और रक्त चाहता है, ये हम पर हमला नहीं करता।